अनुमान नए हफ्ते में कहाँ तक, मतलब ठीक है, आपने कहा कि रुक कर के देखना पड़ेगा। एक आज की तारीख में आपका अंदाज़ा क्या है कि ये 80,000 का सेंसेक्स छू गया और निफ्टी 25,000 के नीचे आ गया। नए हफ्ते में हम कौन-सा निचला स्तर देखने वाले हैं? हुँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मार्केट हम पूरा गिरता ही रहेगा, क्योंकि अब क्या है ठीक चीज़ आ जाएगी, वह अर्निंग्स के ऊपर फिर से मार्केट जाएगा। बजट-वजट सब खत्म हो गया, अभी वापस हमारी सोच चली जाएगी अर्निंग्स पे और अर्निंग्स इम्प्रूव होंगे। उसके लिए जब सेक्टर वगैरह का जो ब्रेकडाउन मैंने किया है, उससे मैं समझाऊँगा। अर्निंग्स के इम्प्रूवमेंट पे सारा फ़ोकस जाएगा। बजट एक लग रहा था कि टेम्पररी यूफ़ोरिया क्रिएट कर सकता है, यूफ़ोरिया तो छोड़िए, बाज़ार को झुलसा के रख दिया है। तो अब बजट निकल गया, अब लोग फ्रेश सोचेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार छोड़ के कोई चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे बजट आए हैं जिसमें 5-5, 6-6% की मूवमेंट हो जाती है। तो आज जो हुआ कोई वैसा अनयूजुअल नहीं है, हो जाता है ऐसा मूवमेंट। लेकिन अब क्या है कि अब लोग देखेंगे कि एक तो बहुत रीअलोकेशन होने वाला है, वो सब सेक्टर का समझाऊँगा क्या रीअलोकेशन मेरे हिसाब से लगता है। दूसरी चीज़ 24,500 के आसपास ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि अगर निफ्टी रुक जाए, तो शायद टेम्परेरीली उसके नीचे जाए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी बिकॉज़ आपके पास फिर वैल्यूएशन सपोर्ट आ जाएगा ठीक-ठाक। तो मैं यही समझता हूँ कि खरीदारी के लिए या ट्रेडिंग या ट्रेंड के लिए, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है साहब बोलने का कि जब तक ये आपका 26,000 नहीं निकल जाए, पॉज़िटिव नहीं होगा। बट ठीक होने के लिए अब तो वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे रुकता है ये सब। वैल्यूएशन नॉर्मल हो गया है, तो वैल्यूएशन 24,000 24,500 के नीचे की बात मुझे तो नहीं लगता है कि करनी चाहिए। फिर असेसमेंट भी करेंगे अभी रिज़ल्ट सीज़न तो चल ही रहा है। बहुत एक्साइटिंग नहीं है लेकिन वैसा नेगेटिव भी नहीं है रिज़ल्ट सीज़न। तो ये जो आपने चार्ट दिखाया है, इसमें कहीं पे भी 24,500 ऊपर नहीं, अब तो ऊपर का क्या बात करेंगे, थोड़ा-सा नीचे भी अगर हुआ 2-400 पॉइंट, तो वहाँ पे सपोर्ट बन सकता है निफ्टी का क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट आ जाएगा आपके पास। और अगले जी। साल अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है ना, क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो और 7% का जीडीपी एक्सपेक्टेड है, 10% का नॉमिनल जीडीपी एक्सपेक्टेड है, बहुत सारा चीज़ है, तो सपोर्ट आ जाएगा बाज़ार में। तो आज का निचला स्तर भी आप देखें तो 24,576 का रहा और इसी के आसपास आप कह रहे हैं कि सपोर्ट रहेगा, थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगा। आपको अगर अगस्त का बॉटम देखें तो वो लगभग 24,300 के करीब है और इस पूरे रिट्रेसमेंट में अभी तो 38.2% रिट्रेसमेंट को आज निफ्टी ने छू लिया है। थोड़ा सा नीचे अगली सीढ़ी पे जाएं तो 24,000 पे आपका 50% रिट्रेसमेंट आ जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि 24,000 से लेकर के 24,500 के बीच में ये जो एसटीटी वाला झटका है, वो निपट जाएगा? मेरा अंदाज़ा ऐसा ही है। कि इसके आस-पास निपट जाएगा और इससे ज़्यादा बाज़ार नीचे नहीं जाएगा। फिर कंसोलिडेट करेगा और फिर अगले अर्निंग से जैसा होगा देखा जाएगा। जी। तो इसका मतलब है कि आपको अगर खरीदारी करनी है, जब सोमेश कुमार ने खरीदारी कर ली थी अपनी कोटे की, वो तो आपने कर ली थी, लेकिन जिनका रह गया था हमारे दर्शकों में, वो ये 24,000 से 24,500 के बीच में जो लेवल्स मिलते हैं, वो स्टॉक स्पेसिफिक अपने निर्णय ले सकते हैं, वहाँ पे चुन सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर अब वो टॉप डाउन अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो 2020 से 24 तक काम करता आया है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। सेक्टर्स आइडेंटिफ़ाई करके बॉटम अप अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जी। नहीं, तो जैसे ही आप सेक्टर्स आइडेंटिफ़ाई करने की बात करते हैं, तो मतलब ये है कि पहले टॉप डाउन देखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर नीचे से मतलब बॉटम अप शुरू करेंगे। टॉप डाउन तो सेक्टर भी नहीं कह सकता ना ये टॉप डाउन तो यही हुआ कि मार्केट देख लिया, उसके बाद में कोई भी सेक्टर में घुस गया, जनरल मार्केट से पैसा बन रहा है और उसमें से कुछ जी। भी स्टॉक खरीद लिया, बन गया। यहाँ पे सिर्फ सेक्टर पोजीशनिंग देखनी है कि कौन-सी है, लेकिन स्टॉक्स जो हैं, वो किसी सेक्टर में जनरल बाइंग नहीं किया जा सकता है, वो समय नहीं जी। रहेगा। टॉप डाउन में आमतौर पे यही समझता हूँ कि आपने सेक्टर्स आइडेंटिफ़ाई किए और उसमें जो सेक्टर अच्छा लग रहा है उसमें दाएँ-बाएँ बीच में सब खरीद लिया। वो नहीं कर सकते इस समय। आपको सेक्टर्स चुनने हैं, लेकिन उसके फिर सेक्टर के अंदर जाकर के फिर आपको कौन-सा शेयर काम करेगा आगे, उसको आपने अलग से देखना है। इस समय भी राजीव जी और जिस तरह से टैक्सेशन का ये नज़रिया जा रहा है,
मुझे लगता है कि जब तक कोई बूस्ट नहीं दिया जाए कैपिटल मार्केट को, तब तक एक्सट्रीम एक्सपर्टीज़ और मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेंस लेके ही देखना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा। जी। तो अब सेक्टर्स की बताइए फिर बजट के बाद सेक्टर एलोकेशन आपका किस तरह से बदलने जा रहा है? और सबसे पहले क्या उसमें ये जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है उस पूरे सेगमेंट पे कोई झटका लगेगा या वहाँ पे भी आप अलग-अलग तरीके से देखेंगे कि अच्छा इनका काम डिपॉजिटरी का है, इनका काम कुछ अलग है, रजिस्ट्रार हैं ये ये एक्सचेंज हैं और ये तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनके पास तो और ज़्यादा पैसे आएँगे स्पेकुलेटिव से हटा करके अगर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लग गए, जो सरकार चाहती है, तो फिर इनको फ़ायदा ही हो जाएगा। क्या उसमें भी फिर अलग-अलग स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा आपको? जी, बिल्कुल। लेकिन ये बजट से एक बात फिर से रिइटरेट हो गई है कि वही सेक्टर्स जो हमने चुने हैं, वही सेक्टर्स ही काम करेंगे और आज के बाज़ार में दिख भी गया, अगर आपने देखा हो, तो कंज़म्पशन ज़्यादा हिट नहीं हुआ। प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा हिट नहीं हुए। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये सब ज़्यादा हिट हुए हैं। कंज़म्पशन वाले कुछ तो ऊपर ही रहे हैं। थोड़ा बहुत आईटी ऊपर रहा है, उसका कारण भी पता ही है जो थोड़े बहुत जो उनको इंसेंटिव्स दिए हैं। एक तो जो डेटा सेंटर बाहर वाले आके यहाँ सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए है। फिर कुछ आपको ना और भी 1-2 क्या बोलते हैं उसको जो ऑपरेशनल इनकम जो वो लोग बाहर से लेके आते हैं, उसपे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है 300 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक का। उसमें आपका रिपोर्टिंग में थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो उनको फ़ायदा है। तो ये सेक्टर्स आज आपने देखा कि ये सेक्टर्स अच्छे रहे हैं और ऐसे बाज़ार में अगर ये अच्छे रहे हैं, तो ये इस चीज़ को कन्फर्म करता है कि बीएफएसआई में कैपिटल मार्केट हटा दीजिए। कैपिटल मार्केट इसलिए हटा दीजिए कि कैपिटल मार्केट में मोस्टली आपका जो ब्रोकिंग है, डिपॉज़िटरी है, इन सब को थोड़ा-सा कम कर दीजिए। क्योंकि एक चीज़ पूछा जा सकता है कि भाई डिपॉज़िट डिपॉज़िटरी क्यों? क्योंकि उसमें तो आपको कोई भी डिलीवरी डेट लेना है, तो डिपॉज़िटरी तो चाहिए ही आपको बिकॉज़ 3 अकाउंट खुलते हैं आपका, ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक अकाउंट साथ में खुलता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डीमैट अकाउंट इसलिए खुले थे कि आपको एफ-एंड-ओ करना था, उसके लिए भी आपको ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट सब चाहिए ही चाहिए। तो अब आपका एफ-एंड-ओ वाला जो चपत लग रही है ना सबको, तो उसमें जिस रेट पे डीमैट खुल रहा था, खुलेगा, डीमैट नहीं खुलेगा इसकी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो रेट आपका स्लो डाउन हो जाएगा। तो कैपिटल मार्केट में जो एफ-एंड-ओ ट्रेड कराते थे, उनको लगेगी चपत, डीमैट वालों को थोड़ी-सी चपत लगेगी, प्लस उनके वैल्यूएशंस हाई हैं। तो आप जो बीएफएसआई मैं कह रहा हूँ, बीएफएसआई में ये सेगमेंट हमको हटाना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ वाला सेगमेंट को आप नहीं हटाइए। क्रेडिट ग्रोथ वाले सेगमेंट में भी अभी आप देखिए डबल डिजिट में ऑलमोस्ट क्रेडिट ग्रोथ आ गया है और अगर 10% का नॉमिनल जीडीपी आप 10.1 बोल रहे हैं, तो 10% भी मान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी आ गया। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा रहेगा कि करीब-करीब 12% का एफवाई 27 में क्रेडिट ग्रोथ टच हो सकता है और रेट कट तो होगा ही। तो अगर ऐसा हुआ, तो आपको क्रेडिट ग्रोथ वाली चीज़ों को, कंज़म्पशन वाली चीज़ों को यहीं पे फ़ायदा होगा। क्योंकि क्रेडिट कंज़म्पशन को बढ़ाता है। तो आपके प्राइवेट बैंक्स मैं फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से अभी बोलूँगा कि थोड़ा-सा अलग रहिए क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा-सा मूव हो चुका है। वो अगर 10-20% करेक्ट होते हैं तो फिर से आ जाएँगे बाइंग रेंज में। अदरवाइज़ एट दिस जंक्चर प्राइवेट बैंक्स बेटर हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से। दूसरी चीज़ क्या है आपका फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ उसमें भी ठीक रहेगा। आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ उसमें भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंज़म्पशन में टूरिज़्म निकाल लीजिए, फूड फूड बिज़नेस या फूड में आप समझें कि जो क्या बोलते हैं उसको एसेट लाइट है, जिनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, वो हो गया, टूरिज़्म हो गया। टूरिज़्म भी प्रमोट कर रहे हैं अभी, और टूरिज़्म के लिए भी इंसेंटिव है। प्लस कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में और हेल्थ केयर तो आप देख ही रहे हैं अभी हम मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका हेल्थ केयर प्लस वो बायोफ़ार्मा पे इंसेंटिव है। तो मेडिकल, हेल्थ केयर, फ़ार्मा, डायग्नोस्टिक यही सेक्टर्स हैं जिसमें अपने को काम करना चाहिए। और इसमें और बूस्ट क्यों मिलेगा पूछिए? अभी क्या है, बजट जाने के पहले और जनरल सेंटिमेंट क्या हो गया था रिटेल का डिफेंस करेंगे, पीएसयू करेंगे।
क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट उधर में ऑपरेशन सिंदूर करके आई है, बहुत सारा एलोकेशन बढ़ेगा, आउटले बहुत आएगा और इधर में और आएगा। एक तो ऑलरेडी इनके वैल्यूएशन ऊपर है, आउटले नहीं आया, तो पीएसयू में लोग अटके पड़े हैं। तो पीएसयू गया, डिफेंस गया, वैल्यूएशन नेगेटिव होने के कारण, आपका कैपिटल मार्केट गया। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या होगा? रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल होगा। रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल 2 तरीके से होगा। एक तो आपका स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी जाएगा। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी जाएगा, तो ये पैसा मान लीजिए कि मेरे पास जो मैं जाके सट्टा कर रहा था, वो बचा, उसको भी खर्च करूँगा, उससे भी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो और क्या होगा? अब ये सब सेक्टर से पैसा निकलेगा, पीएसयू से, डिफेंस से, कैपिटल मार्केट से, ये सब निकल के किधर आएगा? फिर आएगा, आ जाइए इधर, बीएफएसआई में आ जाएगा, कंजम्पशन में आएगा, जितने सेक्टर्स मैंने बोले उसमें आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा। तो जो चीज़ों पे हम बैठे हुए थे, इन चीज़ों को बूस्ट मिलेगा फिर आगे जाके। तो ये रीलोकेशन होगा कैपिटल का, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जाके मुझे लग रहा है कि सेटअप बनने वाला है आगे जाके। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सेक्टर जिन पे लोग बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ फोकस करें और 2 सेक्टर जिनसे बिल्कुल हाथ खड़े कर दें कि नहीं अभी नहीं देखना है, स्थितियाँ बदलेंगी तब देखेंगे। बीएफएसआई को एक कंप्लीट सेक्टर मान लीजिए और कंजम्पशन को एक कंप्लीट सेक्टर मान लीजिए। ये हाँ, लेकिन 2 बीएफएसआई पेपर में माइनस पीएसयू बैंक। हाँ, अभी तो एट दिस जंक्चर यस, बट अगर 20% करेक्ट जी, कर जाते हैं तो नो, नहीं, फिर उनको भी कर सकते हैं। ये हो गया। अवॉइड में तो नो डाउट कैपिटल मार्केट में थोड़ा वैल्यूएशन का इश्यू रहेगा और पीएसयू कंप्लीट सेक्टर में उसमें डिफेंस भी आप लगा लीजिए, उसमें भी वैल्यूएशन का इश्यू रहेगा क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन वैल्यूएशन उनका ऑलरेडी फैक्टर ऐसा हो रहा था कि अगले बहुत ज़्यादा आउटले आएगा, वो नहीं आया ना, तो वहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। जी, ठीक है। तो बीएफएसआई पर ध्यान देना है और दूसरा क्या बताया आपने? कंजम्पशन। कंजम्पशन। अब कंजम्पशन भी तो वापस वही चीज़ मैं हर बार पूछता हूँ, बहुत फैला हुआ है, उसके अंदर कहीं नैरो डाउन करना पड़ेगा ना? नहीं, उसमें डाइवर्सिफ़ाई कीजिए क्योंकि हर तरफ काम होगा। देखिए, टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं ना, वो भी होगा। आपका कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स जाएगा, बढ़ेगा, क्रेडिट से उसको भी मिलेगा फ़ायदा। खाने-पीने की चीज़ें, इन सब में भी अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो कंज़म्पशन में हमको सब लेके चलना पड़ेगा। कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स, टूरिज़्म, होटल टूरिज़्म, एसेट लाइट रेस्टोरेंट, रिटेल, रिटेल कैसे भूल सकते हैं? अब जो पैसा जो सट्टे बाज़ार से बचेगा ना, वो थोड़ा प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिव चीज़ों में चैनलाइज़ होगा। क्यों बहुत ज़्यादा मैंने देखा है लोगों में ना ख़ासकर ट्रेडर टाइप की मेंटालिटी में बड़ा एरोगेंस हो गया था, कि भाई मैं तो ये काम करता था मैंने छोड़ दिया है, मैंने इतने लोगों को बुला लिया है, इनके साथ फंड ले लिया है, ये मैं मैनेज करता हूँ, अब तो यही मेरा जीवन यापन है। ये सब चीज़ें हो गई थी, अभी सब पैसा प्रोडक्टिव चीज़ में जाएगा, जिसका जो स्ट्रेंथ है उस पे काम करने जाएगा। जी, लेकिन उस कंजम्पशन बास्केट के अंदर एफएमसीजी रहेगा या नहीं? एफएमसीजी में नहीं मैं बोलूँगा राजीव जी, क्योंकि इसमें कोई बड़ा पैसा बनने का चांस नहीं है। एक तो ग्रोथ बहुत ही फ्लैटिश है और उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो या तो जी, कैपिटल ग्रोथ नहीं होगा या कैपिटल डिप्लीट हो जाएगा। जी। और साथ में कंजम्पशन थीम के अंदर आप ऑटो को भी एक बड़े कंपोनेंट की तरह, बड़े हिस्से की तरह देखते हैं, तो वो इसमें कंजम्पशन थीम में अभी जोड़ करके चलेंगे या नहीं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी बेटर है बिकॉज़ वहाँ पे कोई वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना कि तुम आइस हो, कि तुम ईवी हो, वो सब नहीं है चक्कर। तो ऑटो एंसिलरी बेटर रहेगा। जी, इसीलिए मैंने पूछा कि सिर्फ़ कंजम्पशन कह देने से नहीं, उसके थोड़ा-सा ग्रैन्युलर डिटेल के अंदर, यानी उसके अंदर अलग-अलग जो हिस्से हैं, उनके अंदर भी समझ बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें करेक्ट। ज़्यादा डिटेल में पूछा कि उसको समझ लेना ज़रूरी है। और फिर कहाँ पे बिल्कुल अवॉइड वाली 2 कैटेगरीज़ बड़ी कौन-सी रहेंगी? वही जहाँ पे यूफ़ोरिया है, जहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी है, जैसे पीएसयू हो गया और डिफेंस हो गया, वहाँ पे एकदम एब्सोल्यूट कॉम्प्लेसेंसी है, वहाँ पे एकदम अवॉइड कर दीजिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से। लेकिन डिफेंस के लिए क्या इस बजट में कुछ नेगेटिव आप देख रहे हैं, जिससे या जो बढ़ी चढ़ी हुई आशाएँ थी उन पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ये आप सोच रहे हैं? येस, जो आपने बाद में बोला ना,
जो बढ़ी चढ़ी हुई आशाएं थी उसके कारण से जो एक्सटेंडेड जो प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहे हैं डिफेंस कंपनीज के वो उनके लिए नेगेटिव है। लेकिन उनके पास तो जैसे मैंने बोलता हूँ ना कि आपको एज ए बिजनेस उनको कोई इशू नहीं होगा, उनके पास बहुत काम है, बट एज इन्वेस्टर हम वैसा पैसा शायद नहीं बना पाए। जी। मतलब ये जो 9.2% बढ़ोतरी की गई है डिफेंस एलोकेशन में, वो आपको लगता है कि जो हाइप बना हुआ था उसके हिसाब से नहीं है, वो सामान्य तरह से मतलब जैसा साल दर साल होता रहा है उसी पैटर्न पर है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई बहुत निराश कर दिया है, लेकिन जो लोगों ने आशाएँ बाँध ली थी, वो पूरी नहीं हुई हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ 9% का जो एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट आपका लेस देन 10% जो नॉमिनल जीडीपी का टारगेट है उससे कम ही है, तो ऐसा कुछ आपने ज़्यादा नहीं दिया, उसको उसी रेंज में दिया है। तो नॉर्मल है, बुरा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बुरा है, क्योंकि एज़ बिज़नेस उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, उनको एलोकेशन और मिलेगा, प्रॉब्लम वैल्यूएशन की है, दैट्स ऑल।